अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे बेसिकली टेबल्स इन HTML। पहले पार्ट में हम देखेंगे टेबल्स को, फिर हम देखेंगे अपने लिंक्स वगैरह को। सही है कि हम लिंक्स वगैरह किस तरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक कोड है, बेसिक कोड है टेबल इन HTML का, जो इसका प्रीव्यू आपको शो हो रहा है। हम कोड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल बेसिक HTML वेब पेज का कोड लिखा हुआ है जो हम नॉर्मली लिखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टेबल्स हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं या तो अपने डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में अपने वेब पेज पे दिखाने के लिए, सही है, या किसी सीक्वेंस में दिखाने के लिए हम अपने डेटा को यूज़ करते हैं। टेबल का बेसिकली हम एलिमेंट यूज़ करते हैं अपने डेटा को सीक्वेंशियल दिखाने के लिए या स्ट्रक्चर वे में दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इनिशियल स्टेजेस में जब वेबसाइट वगैरह के लेआउट डिज़ाइन होते थे, उसका स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन होता था, तो वो टेबल बेस्ड स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता था। अब हम CSS वगैरह यूज़ करते हैं या CSS3 यूज़ करते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में हम टेबल पे ही स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करते थे। हम बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हम टेबल किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपने स्ट्रक्चर बेसिकली हम डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में किस तरह शो कर सकते हैं, सही। हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल। लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि हमें डेटा अपना शो करवा रहे हैं या कुछ रिक्वायरमेंट्स हम शो करवा रहे हैं अपने विंडोज़ वगैरह की इंस्टॉलेशन के लिए, सही है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडोज़ लेट्स से 10, सही। अगर आपने विंडो 10 वगैरह इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, सही है। हम लेट्स से यहाँ पे हम इसके एक डेटा बना रहे हैं या एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स वगैरह को शो करेंगे, ठीक है। REQUIREMENTS के, सही जी। हम स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग मैंने शायद स्पेल हो गया था, सो एनीवे हम स्टार्ट करते हैं। सामने सबसे पहले अगर हमने टेबल बनाना है तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें टेबल का टैग यूज़ करेंगे। टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो टेबल का टैग यूज़ करेंगे, और जो टेबल का जो टैग है ये हमारा कंटेनर एलिमेंट है, मतलब इसका एक ऑन टैग होगा और एक हमारा ऑफ टैग होगा, ठीक है। ओके, टेबल के अंदर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे रॉ, सही है। फिर हम कॉलम को डिफाइन करते हैं। कोई भी आपका डेटा आएगा वो रॉस एंड कॉलम्स के अंदर आएगा, ठीक है। और कॉलम्स जो होंगे वो आपकी रॉस के अंदर आएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल रॉ बनाते हैं, मतलब TR का हम यहाँ पे टैग लगाएंगे। इसका भी क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर एलिमेंट है, सही है। ओपनिंग टैग मतलब ऑन टैग और हमारा क्लोजिंग टैग। इसके अंदर अब हम बेसिकली टेबल डेटा के लिए हम TD का टैग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ चाहिए होती है। टेबल्स में आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट्स वगैरह पे हेडिंग्स वगैरह भी होती हैं, सही है। आपके डेटा की हेडिंग्स होती हैं कि इस टेबल में या इस कॉलम में कौन सा डेटा लिखा हुआ है। हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग लगाते हैं TH का, बेसिकली टेबल हेडिंग, सही है। इसका भी क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। टेबल हेडिंग में हमारे पास सबसे पहले आएंगे कंपोनेंट्स, कि हमें विंडोज़ 10 अगर इंस्टॉल करनी है तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। फिर हम एक और बेसिकली कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर उस कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वगैरह हम लिख देंगे कि ये रिक्वायरमेंट ये कंपोनेंट्स होने चाहिए और इनकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हम लेट्स से यहाँ पे लिख देते हैं कंपोनेंट्स, सही है, कंपोनेंट्स, सही है। एंड कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। हम चाहें तो यहाँ इसके सामने लिखें, चाहें तो हम एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे लिखें। वाइट स्पेस बेसिकली काउंट नहीं की जाती, या वाइट स्पेस बेसिकली रेंडर नहीं होती। आप चाहें तो आगे लिख लें उसके, या तो आप उसके नीचे लिख लें, सही है। रीडेबिलिटी के लिए कोड को पढ़ने में आसानी हो तो आप, इसलिए हम उसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स REQ, सही है। अब हम सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए एंड रिक्वायरमेंट्स आ गए, यानी कि अब हम यहाँ पे कंपोनेंट्स ऐड करेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे जो विंडोज़ 10 के लिए हमें रिक्वायर्ड है, सही है।
तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारी फर्स्ट रॉ हो गई। सही है, मैं यहाँ पे टेबल का बॉर्डर का एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको रॉस एंड कॉलम्स अलग अलग बाकायदा शो हो। सही है, तो हम यहाँ पे इसको हम बॉर्डर्स को CSS से भी दे सकते हैं बेसिकली, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा भी हम CSS की तरफ नहीं जा रहे, इनिशियल स्टेज है हमारा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बॉर्डर को सिंपली बॉर्डर की एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक रॉ और 2 कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें अब यहाँ पे सेकेंड रॉ बनानी है, TR स्टैंड फॉर टेबल रॉ। सही है, TR हमने यूज़ करना है बेसिकली, TR। एंड इसके अंदर अब हमने टेबल हेडर का टैग नहीं लगाना, टेबल हेड का या हेडर का टैग नहीं लगाना, इसके अंदर हमने टेबल डेटा का टैग लगाना है, क्योंकि अब हमने हेड डिफाइन कर दिया, अब हमने उसके सिंपल कॉलम्स या डेटा को डिफाइन करना है। सही है, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे TD। सही है, TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। जो भी अब हम इसमें डेटा लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। सो आपको पता है कि हमने जब हेड जो बनाए हैं, हेडर जो बनाया है वो हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं, मतलब अब हमने यहाँ पे हर रॉ के अंदर 2 कॉलम बनाने, जो एक रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट को और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा उसकी रिक्वायरमेंट को। सही है, लेट्स से मेरे पास पहले जो कंपोनेंट है मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे प्रोसेसर कितना होना चाहिए, प्रोसेसर कितना होना चाहिए। सही है, ये मेरा कंपोनेंट नेम आ गया। अब मैं इसकी रिक्वायरमेंट ऐड कर देता हूँ कि मेरा प्रोसेसर कितना होना चाहिए। लेट्स से मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2 गीगाहर्ट्ज़ का मेरा प्रोसेसर होना चाहिए, 2 GHz मतलब 2 गीगाहर्ट्ज़। ओके, देन मैं यहाँ पे इसको सेव करके आपको प्रीव्यू दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का टेबल बना हुआ आ गया। सही है, कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और रॉ बना लेता हूँ उसके भी हमारे पास 2 कॉलम होंगे, यानी कि 2 टेबल डेटा होंगे। प्रोसेसर के बाद हमें विंडोज़ के लिए लेट्स से रिक्वायर्ड है मेमोरी, मतलब आपकी रैम। सो मेमोरी आपकी कितनी होनी चाहिए, मैं इसको यहाँ पे /RAM भी कर देता हूँ। सही है, लेट्स से यहाँ पे रैम होनी चाहिए 4 या 1 GB। सही है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब 1 गीगाबाइट्स। 1 GB रैम होनी चाहिए मिनिमम। हम यहाँ पे एक और बेसिकली रॉ ऐड करेंगे, पहले मैं इसको सेव करके आपको प्रीव्यू दिखा दूँ। तो यहाँ पे मेमोरी या रैम हमारे पास 1 GB की रिक्वायरमेंट आ गई। सही है, ओके, अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। मेमोरी हो गई, प्रोसेसर हो गया। लेट्स से अब हमें स्टोरेज मतलब हार्ड ड्राइव वगैरह के लिए लिखना है कि मिनिमम हार्ड ड्राइव आपकी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसके हमें नीड होती है। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोरेज कह लें या इसको HDD कह लें, हार्ड डिस्क ड्राइव कह लें। तो एटलीस्ट 10 GB तो होनी चाहिए या 40 GB हमारी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। सही है, रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी आ गई, प्रोसेसर आ गया, स्टोरेज आ गई। लास्ट हम यहाँ पे लेट से यहाँ पे लिख सकते हैं, हम एक और कंपोनेंट का नाम लिख देते हैं यहाँ पे कि डिस्प्ले या बेसिकली मॉनिटर वगैरह का जो हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड होता है, VGA कार्ड या AGP कार्ड होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट भी होती है बहुत सी विंडोज़ के अंदर कि आपके मिनिमम इतनी रेजोल्यूशंस वगैरह वो सपोर्ट करता है। सही है, सो विंडोज़ 10 जो है बेसिकली वो करती है हमारी 800/600, आई थिंक 800/600 हम यहाँ पे लिख देते हैं। सही है, सेव करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। सो हमारे पास हमने अपने डेटा को क्या किया, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में। सही है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हमने शो कर दिया। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी बेसिकली अप्लाई करेंगे। अभी आप देखें हमारे पास जो है विथ जो है इसकी, हमारे टेबल की विथ वो एक जितना हमारा टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग विथ हमारे को शो हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतना ही रखें। अगर आपने पेज की विथ इसके फुल पेज पे करना है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ब्राउज़र को अपने थोड़ा सा रिस्टोर डाउन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे तो नज़र आ रहा है फुल विथ पे। सही है,
लेकिन अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक एरिया आ रहा है। मतलब मेरे टेबल की विड्थ हमारी एब्सोल्यूट है, ये चेंज नहीं हो रही, ये हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जाते हैं, हम बेसिकली अब हम स्टाइल पे काम करते हैं। हम यहाँ पे टेबल का स्टाइल बनाएंगे, हम इसको एट्रीब्यूट से भी विड्थ वगैरह को दे सकते हैं और हम स्टाइल से भी दे सकते हैं। सही है, हम पहले एट्रीब्यूट से दे के देखते हैं। लेट्स से हम इसकी विड्थ को डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं 100%। मतलब जितनी भी मेरी स्क्रीन हो वो पूरी स्क्रीन पे मेरे पास टेबल शो हो। मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको, तो अब आप देखें मेरा जो टेबल है वो पूरी मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सही है, यानी कि जहाँ पे पहले अगर मेरा टेबल हाफ स्क्रीन पे शो हो रहा था अकॉर्डिंग टू माय टेक्स्ट की जो हमने लिखा हुआ था इसके अकॉर्डिंग शो हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर मैं इसके रिस्टोर डाउन करूँ तो यहाँ पे मेरा टेबल का साइज़ छोटा हो गया, श्रिंक हो गया और यहाँ पे बड़ा हो गया। सही है, ये अब स्क्रीन के अकॉर्डिंग है, हमारे टेबल डेटा या टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। सही है, तो हमने इसकी विड्थ क्योंकि 100% कर दी। इसी तरह हमारे पास एक और एट्रीब्यूट भी हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारी बेसिकली CSS की प्रॉपर्टी है, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग देखते हैं क्या करता है। सेल स्पेसिंग किस तरह स्पेसिंग देता है हमारे बिटवीन अ सेल में। लेट्स से मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक और एट्रीब्यूट। ये बेसिकली हमारी CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन हम इसको क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो हम इसको एज अ एट्रीब्यूट भी HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग लेट्स से मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 10 पिक्सल्स का। सही है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने कर्सर को लेकर आता हूँ एंड यहाँ पे 10 पिक्सल्स का डिफाइन करता हूँ। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब क्या हुआ, एक सेल मतलब रॉस एंड कॉलम्स मिला के जो हमारे ये इस रेक्टेंगल वाला शेप बनाती है, इसे हम सेल कहते हैं। एक सेल का दूसरे सेल से डिस्टेंस जो है वो हमारा 10 पिक्सल्स का है। आप चाहें तो इसको 5 पिक्सल्स कर दें। सही है, आप चाहें इसको 50 पिक्सल्स कर दें। मतलब ये कि एक सेल से दूसरे सेल का डिस्टेंस कितना है। सही है, नॉर्मली हम इसको अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रीन हम 5 पिक्सल्स कर देते हैं। सही है, सो हमारा ये आ गया हमारे पास सेल स्पेसिंग क्या है, एट्रीब्यूट। सही है, CSS में अगर यही हम काम करेंगे तो ये हमारी वहाँ प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी तरह हम सेल पैडिंग की भी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। सेल पैडिंग क्या होता है कि आपका बेसिकली हम करके देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सेल पैडिंग, लेट्स से सेल पैडिंग मैंने यहाँ पे रख देता हूँ 10 पिक्सल्स का। सही है, तो अब आप देखें सेल पैडिंग ने क्या किया कि हमारे पास इस सेल के अंदर ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, इस सेल के अंदर इसने क्या किया, 10 पिक्सल का लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस छोड़ा टेक्स्ट लिखने से पहले, 10 पिक्सल्स का ऊपर से डिस्टेंस इसने ऐड किया। सही है, हमारे टेक्स्ट से पहले और ये हमारे सेल की एजेस के बाद। सही है, मतलब एजेस एंड हमारी टेक्स्ट के बीच में इसने हर तरफ से, चाहे वो टॉप हो, बॉटम हो या लेफ्ट हो, इवन राइट हो, क्योंकि राइट पे हमारे पास टेक्स्ट हमारा पूरा यहाँ पे ब्लैंक स्पेस थी, इस वजह से हमें इतना शो नहीं हो रहा। मगर इसने क्या किया, 10 पिक्सल्स का डिस्टेंस या 10 पिक्सल्स का इसने एक डिस्टेंस रखा या इसने ऐड कर दिया है बेसिकली हमारे पास सेल पैडिंग की प्रॉपर्टी की वजह से। सही है, आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, 50 पिक्सल्स करते हैं। तो अब आप देखें इसने सेल का साइज को बड़ा कर दिया, इंक्रीज कर दिया, क्योंकि इसने 50 पिक्सल का एक स्पेस या एक डिस्टेंस रखा है एजेस एंड टेक्स्ट के बिटवीन, जो हमने टेक्स्ट अपना टेबल डेटा या टेबल हेडर में बनाया। सही है, तो सेल हमारे पास पैडिंग की प्रॉपर्टी ये काम करती है। हम इसको नॉर्मली 5 रख लेते हैं ताकि थोड़ा सही लगे। सही है, तो हमने ये देखा कि सेल स्पेसिंग क्या होती है, हमने ये देखा सेल पैडिंग क्या होती है, हमने ये देखा कि रॉस किस तरह क्रिएट करते हैं, हमने ये देखा कि कॉलम किस तरह क्रिएट करते हैं। सही है, लेकिन लेट्स से यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बॉर्डर्स वगैरह आए वो हमारे पास लेट्स से थोड़े से अलग डिज़ाइन के आए, या और हम CSS प्रॉपर्टीज़ इस पर यूज़ करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं। सही है, अब हम वो देखते हैं। हमने सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग देखी, लेकिन हमने ये नहीं देखा या हमें ये नहीं पता कि किस चीज़ के बारे में टेबल है। आपने देखा होगा इमेजेस या टेबल्स के साथ हमेशा एक चीज़ लिखी होती है, छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है जिसे हम कैप्शन कहते हैं। तो अगर हमने कैप्शन वगैरह ऐड करना है तो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन कैप्शन हम यहाँ पे 2 जगहों पे ऐड कर सकते हैं, 2 प्लेसेस पे, या तो हम टॉप पे करेंगे या हम बॉटम पे करेंगे। सो हम करके देखते हैं।
हम अपने वापस कोड पे जाते हैं एंड यहाँ पे कैप्शन के टैग अप्लाई करते हैं। कैप्शन बेसिकली डेटा या इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल होता है या इमेज होता है, सही है। कैप्शन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। सो कैप्शन की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बेसिकली अब कैप्शन का टैग लगाएंगे। मैं यहाँ पे टेबल के यानी कि अपनी रॉ से जो मैंने स्टार्ट किया इससे पहले मैं यहाँ पे कैप्शन का टैग ऐड करूँगा। कैप्शन मैं बोल देता हूँ, लेट्स इसका भी, ये भी हमारा कंटेनर एलिमेंट है तो इसका भी हमारा ऑन टैग एंड ऑफ टैग होगा, ठीक है। सो ऑफ टैग हमने बना दिया। लेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं कैप्शन जो है ये इसी का ये लिख देते हैं कि रिक्वायरमेंट, अब इसको कॉपी कर देते हैं, रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडोज 10, सही है। सो हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे लेट्स हम इस हेडिंग को रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हम कैप्शन ऐड कर रहे हैं तो हमें हेडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, सही है। सो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कैप्शन आ चुका है, सही कि हमारे पास ये जो टेबल बना हुआ है या ये जो स्ट्रक्चर डेटा हमारे सामने मौजूद है ये किस बारे में है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैप्शन देता है। अगर मैं इस कैप्शन को लेट्स से यहाँ से कट करके और एंड में पेस्ट कर दूँ, क्या ये आ जाएगा हमारे पास एंड में, इस टेबल के नीचे आ जाएगा या नहीं? ये नहीं आया, सही है। सो इसके लिए हमें यहाँ पे CSS का रिक्वायरमेंट है, CSS की नीड है, हमें CSS ही यूज़ करनी पड़ेगी, सही है। अब आपको चाहें तो इनलाइन करें, चाहे तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल करें, चाहे यहाँ पे आप एम्बेडेड करें। मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने एम्बेडेड का या इंटरनल CSS का पहले से ही सेक्शन बना के रखा हुआ है, सो हम यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करेंगे क्योंकि हम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, टेबल की CSS यूज़ कर रहे हैं, सही है। सो हम यहाँ पे सिंपल टेबल ही लिखेंगे, सही है। टेबल का हमारे पास जो सिलेक्टर है हम उसी का नाम लिखेंगे टेबल एंड हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाया। अब हम यहाँ पे कैप्शन को, क्योंकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें टॉप पे शो करवाता है लेकिन हमें बॉटम पे शो करवाना है, टेबल के नीचे शो करवाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कैप्शन की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। बेसिकली कैप्शन साइट, क्या आपने किधर कैप्शन को शो करवाना है, ठीक है। तो कैप्शन साइट आपने टॉप पे करवाना है या बॉटम पे करवाना है, ठीक है। सो यहाँ हमने बोला, यहाँ पे डिफाइन कर दिया बेसिकली कि हमने बॉटम पे करवाना है, डिक्लेयर कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो गया कि हमारा जो कैप्शन है वो हमारे टेबल के बाद शो हो रहा है, सही है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो सेल स्पेसिंग वगैरह यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, सही है, एंड सेव करके आपको दिखा देता हूँ पहले प्रीव्यू। तो यहाँ से अब हमारे पास ना कोई सेल स्पेसिंग है, ना कोई हमारे पास सेल पैडिंग वगैरह की प्रॉपर्टी यूज़ है। हम इसको वापस अपने टेबल के अंदर ही यूज़ करते हैं, ओके। यहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि वहाँ एट्रीब्यूट था तो हमने इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा में लगाया। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम एज प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसी तरह के कोलन लगा के हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा 5px सेमी कॉलन एंटर। सेल पैडिंग भी हमें यहाँ पे डिक्लेयर करनी है तो हमें CSS के स्टाइल में ही करनी पड़ेगी, 5px सेमी कॉलन। सेव करते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे टेबल दिया, टेबल साइड दिया, कैप्शन साइड दिया, ओके। अब हम सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एज सच कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि कोई हमारी मिस्टेक है, सही है। तो मिस्टेक वगैरह जो है हमारे पास, हम यहाँ पे हमने बॉर्डर्स की स्पेसिंग देनी है क्योंकि वहाँ पे ये सेल स्पेसिंग का नाम था, अब यहाँ पे हम इसको बॉर्डर स्पेसिंग हमने लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे सेल खुद से कोई चीज़ नहीं है CSS में बॉर्डर्स मैटर करता है। सो जैसे ही मैंने सेल को चेंज कर दिया बॉर्डर में तो अब हमारे पास ये बॉर्डर की स्पेसिंग आ गई। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक का डिस्टेंस कितना है, 5px का, है। इसी तरह सेल पैडिंग कोई चीज़ नहीं है, हम यहाँ पे बॉर्डर पैडिंग कर देते हैं। बॉर्डर पैडिंग या हम इसको नॉर्मल पैडिंग कर देते हैं। सो अब यहाँ पे अगर मैं इसको नॉर्मली पैडिंग कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि मेरे बॉर्ड जो सेल्स हैं, ये जो स्क्वायर है हमारे रेक्टेंगल्स हैं, इससे और हमारे यहाँ पे जो हमारा टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बीच के डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर इसको 20 कर देता हूँ लेट्स से, और अब सेव करता हूँ
तो इसने क्या किया, मेरा जो मेन टेबल का बॉर्डर था उससे लेके मेरे सेल्स के बॉर्डर्स को, जहाँ से मेरा डेटा वगैरह स्टार्ट हो रहा है या हेडर वगैरह स्टार्ट हो रहा है, उसके डिस्टेंस को ये इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसके बॉर्डर्स वगैरह की भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको 5 कर देता हूँ, लेट से 10 कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सही है। एंड यहाँ पे अगर हमने कलर्स वगैरह ऐड करने हैं तो हम इसके कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर लेट से हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं या येलो कर देते हैं। सो अब हमारे पास पूरे टेबल का कलर येलो हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी रॉस का कलर अलग हो या कॉलम्स का कलर अलग हो, आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे TR देता हूँ। बेसिकली एक और CS हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इस प्रॉपर्टी कि जो भी मेरी रॉ होगी, सही है, टेबल की जो रॉ होगी किसी भी टेबल में, इस पेज पे किसी भी टेबल में जो रॉ होगी उसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो। सही है। तो अब मेरी रॉस का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। लेकिन जो मेरा टेबल का कलर था, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था, बेसिकली वो मेरा येलो था। ठीक है, तो आप इस तरह भी अपने कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने एक किसी भी पर्टिकुलर रॉ या कॉलम या सेल के अंदर कलर चेंज करना है तो आप बाय यूजिंग IDs या इनलाइन CSS के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सही है। तो इसी तरह हम एक और बेसिकली प्रॉपर्टीज़ की कुछ बात करेंगे जिसके अंदर है टेक्स्ट अलाइंड। इस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेफ़्ट से नज़र आ रही है। ठीक है, या हमारा जो टेक्स्ट है लेफ़्ट से आपको इसको सेंटर में लाना है कि आपका जो प्रोसेसर हो वो सेंटर में लिखा हुआ है। जिस तरह कंपोनेंट हमारे पास, क्योंकि TH का टैग है, उसकी कुछ अपनी बेसिक स्टाइलिंग है जो वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है कि बोल्ड में लिखा हुआ आता है, सेंटर में लिखा आता है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि 2 GHz से ये भी हमारा सेंटर में लिखा है, 1 GB भी हमारा लेट से सेंटर में लिखा है, तो आप इसको किस तरह ला सकते हैं। सही है। सो एक सिंपल तरीका है, हम इसको इजीली हम कर सकते हैं कि हमारी जो भी टेक्स्ट अलाइन होगी रॉ के अंदर हमारे पास, या हमने ये क्योंकि प्रोसेसर वगैरह हमने जो लिखा है ये कॉलम्स के अंदर लिखा है, तो हम यहाँ पे TD के टैग को डिफाइन करेंगे। TD टेबल डेटा मतलब, एंड हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारा जो भी डेटा है वो हमारा सेंटर में आ चुका है। लेट्स से मैं इसको चाह रहा हूँ राइट हो जाए। सो अब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो भी डेटा है वो राइट पे आ रहा है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो ये हमारा डेटा लेफ़्ट पे आएगा, क्योंकि इंग्लिश साइड है हमारी तो लेफ़्ट पे आएगा। इसी तरह आप इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सही है। अब वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए मैं इसके थोड़े से सेल का जो है वो यहाँ पे मैं सेल पैडिंग दे देता हूँ, सेल पैडिंग की प्रॉपर्टी दे देता हूँ ताकि ये सेल का हमारा साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेल पैडिंग, लेट्स से 25 पिक्सल्स का। सही है। रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारा ये टेबल की जो सेल्स हैं इसकी जो पैडिंग है, मतलब इसका जो साइज़ है वो बढ़ गया, क्योंकि हमने पैडिंग पे पहले भी बात की कि यहाँ पे उसने 25 पिक्सल्स का इजाफा कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, इसको हम फर्दर और एक्सप्लेन करेंगे जब हम सीक्वेंशियल इमेजेस के ऊपर बात करेंगे। सही, अभी तो हमने यहाँ पे देखा कि हम अपना टेबल के अंदर डेटा वगैरह को किस तरह, सिंपल टेक्स्ट डेटा को किस तरह एंटर कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स हम एक इमेज गैलरी बना लेते हैं या एक इमेज का एक सीक्वेंस बना लेते हैं जहाँ पे हमारे पास 5 या 6 फ्रूट्स होंगे या और कोई इमेजेस हम यहाँ पे शो करेंगे, तो उसको हमें एक सीक्वेंस में शो करवानी है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप इमेज को मैं ऐड करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे हम एक और टेबल बनाते हैं इमेजेस के लिए। पहले इमेज में आपको सिंपली ऐड करके दिखाऊंगा, तो आपको क्या होगा कि आपकी एक इमेज कहीं आएगी, दूसरी इमेज का साइज़ कहीं और होगा, एक सीक्वेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐड करता हूँ, लेट्स से इमेज। ओके, इमेज के लिए आपको पता है लास्ट हमने लेक्चर में देखा था कि इमेज, लेट्स से हमारे यहाँ पे इमेजेस मौजूद हैं। सो हम यहाँ पे इसको एप्पल कर देते हैं, इसके रीनेम कर सकते हैं यहाँ पे एप्पल्स। सही है। इसी तरह इसको बनाना कर देते हैं
बनाना, सही है। एप्पल, हम यहाँ पे एप्पल के अगर एक्सटेंशन देखें तो इसका एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, .jpg, सही है। हमें ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम एप्पल की इमेज को कॉल करते हैं इमेज src, सही है। किधर मौजूद है हमारी इमेज, इमेजेस के फोल्डर के अंदर। हमारे मेन फोल्डर है SFS ऑनलाइन, इसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली ये मौजूद है इमेजेस के फोल्डर के अंदर। मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स से इमेजेस, या हमें स्लैश नहीं लगाना है यहाँ पे, इमेजेस स्लैश फर्स्ट इमेज है हमारे पास एप्पल, हम ये वाली कॉल करवाते हैं एप्पल .jpg, सही। अब हम देखते हैं ये इमेज आई है या नहीं आई। यहाँ पे हमारे ब्राउज़र पे हम चेक करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एप्पल की इमेज आ चुकी है, सही है। लेट्स से इसी तरह हम यहाँ पे और इमेजेस को कॉल करवा लेते हैं, जो हमारे पास 6 इमेजेस थी। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, हम 6 टाइम अपने इमेज टैग को बेसिकली यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, पेस्ट, सही है। सेकेंड इमेज हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है वो है बनाना की, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसका नेम, एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे अपने कोड के अंदर, पेस्ट, सही है। थर्ड इमेज हम लेट से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पपाया, जो हमारा फ्रूट होता है, इसकी हम ऐड कर सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसका नेम, एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, सही है। एंड फोर्थ इमेज पे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं लेट्स से मैंगो, इसका भी रीनेम करके हमने इसका नेम को कॉपी किया, क्योंकि सारी इमेजेस जेपैक्ट हैं तो हम इसलिए हमें बार बार एक्सटेंशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम पाइनएप्पल को ऐड कर देते हैं, इसका भी नेम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे वाटरमेलन को भी ऐड कर देते हैं, लास्ट इमेज जो है हमारी, और इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, सही है। अब हम सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं और रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एप्पल आ गया, बनाना आ गया, पपाया आ गया, मैंगो आ गया, सही है, वाटरमेलन आ गया, पाइनएप्पल आ गया, वाटरमेलन आ गया, ठीक है। सो हमारे पास ये इमेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। लेट्स से अब आप इस इमेजेस को चाह रहे हैं कि ये आपके पास एक सिंपल साइज़ में एक हमारे पास एक ही, हमारे जब कंप्यूटर ऑन हो या ब्राउज़र हमारा बेसिकली हो सामने फ्रंट पे हो, और ये सारी चारों इमेजेस या 6 इमेजेस हमारी एक साथ हमारे पास, जिस तरह हमारे पास यहाँ टेबल शो हो रहा है इस तरह हमारे पास शो हो, तो इसके लिए हम किस तरह इसको यूज़ करेंगे, सही है। तो इसका साइज़ वगैरह आप हम एक एक इमेज का भी अगर साइज़ चेंज करेंगे तो वो भी हमारे पास फुल स्क्रीन में हमारे पास अलग तरह से शो होगी, और हम जब मिनिमाइज़ करेंगे या मोबाइल वगैरह में ओपन करेंगे तो अलग तरह से शो होगी। सो इसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली यूज़ करेंगे अपना टेबल, कि हम इसको किस तरह सीक्वेंशियल या स्ट्रक्चर वे में हम इसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक और टेबल का टैग बनाते हैं, लेट्स से टेबल का क्लोजिंग टैग, फर्स्ट रॉ, एक रॉ के अंदर फर्स्ट रॉ में हम 3 इमेजेस शो करवाएंगे, सेकंड रॉ में भी हम 3 इमेजेस शो करवाएंगे, tr, सही, ओके। एक रॉ में 3 इमेजेस अगर हमें फर्स्ट रॉ में शो करवानी है तो मतलब हमें 3 हमें td के टैग चाहिए, सही है। 3 हमें यहाँ पे टेबल डेटा के टैग्स वगैरह ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे td का टैग ऐड करते हैं, टेबल डेटा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, 2 and 3, सही है। और इस पूरी रॉ को हम एक कॉपी ले लेते हैं और इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं, सही है। और हर टेबल डेटा में एक एक इमेजेस को कट पेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये आई है, सेकंड हमारे पास ये वाली आ जाती है, थर्ड पे हमारे पास ये वाली आ जाती है, फोर्थ पे हमारे पास ये वाली इमेज आ जाती है, 5 में यहाँ पे सिर्फ इसको कट पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इमेजेस हमने कॉल करवा ली, एंड 6 पे हमारे पास ये वाटरमेलन आ गया,
ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको, तो ये इस तरह का कुछ आ रहा है, सही है। अब हमारे पास फर्स्ट रॉ में 3 इमेजेस तो आ रही हैं, मगर क्या है कि हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ रही है, यानी कि इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। सो हम इमेज के स्टाइल शीट के थ्रू हम इसका साइज़ को पहले छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम सब इमेजेस को एक साथ डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि स्टाइल शीट में हम यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, जो भी इमेज इस पेज पे यूज़ होगी उसके लिए ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। विड्थ होगी इसकी लेट्स से 150 px, सही है। एंड हाइट होगी इसकी 150 px। अब हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे एक गैलरी की तरह बेसिकली हमारे पास बन चुका है यहाँ पे, सही है। और इसको थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि कैप्शन भी हमारे पास शो हो रहा है, इसको हम टॉप पे करवा देते हैं। ये जो हमारे पहले वाले टेबल का कैप्शन शो हो रहा है, इसको हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज से बेसिकली CSS से जाके इसको हम टॉप पे करवा देते हैं। कैप्शन जो हमने यहाँ पे बॉटम पे किया, इसको मैं लेफ्ट से टॉप पे करवा देता हूँ, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अभी हमने बेसिकली इस कैप्शन को टॉप पे करवा दिया, क्योंकि ये हमारे पहले वाले टेबल का था, इस वाले टेबल का था, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देते हैं, ताकि ये डिफरेंस पता चले कि ये एक अलग टेबल है। HR रिफ्रेश करते हैं, सही है। सो ऊपर हमारे पास एक अलग टेबल है और नीचे हमारे पास एक अलग टेबल है, ठीक है। सो हम इसमें भी कैप्शन ऐड कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे कैप्शन, इसी को कैप्शन कॉपी कर लेते हैं एंड इस टेबल पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से फ्रूट्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप पे ही शो होता है, तो ये हमारा यहाँ पे फ्रूट्स का शो हो रहा है, सही है। हम इसको भी 100% कर सकते हैं, इस टेबल को भी। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ, यहाँ से एट्रीब्यूट से भी मैं इसकी विड्थ को 100% कर सकता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में हमें लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे एट्रीब्यूट दे रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन कर रहे CSS की। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 100% आ चुका है। और जहाँ जहाँ हमारी इमेज, क्योंकि हमने 150 रखा है, यहाँ पे वाइट स्पेस हमारे पास थोड़ी थोड़ी आ रही है, क्योंकि ये हमारे पास इमेज हमने साइज़ छोटा किया है, सही है। इसकी अलाइन अगर हम सेंटर कर देते हैं, अभी हमारे पास हर इमेज जो है वो थोड़ा थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आ रही है, हम इसकी अलाइन भी सेंटर कर देते हैं। इसकी अलाइन हमने यहाँ से वैसे सेंटर की भी है, अगर हम यहाँ पे देखें तो TD की हमने अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं इसकी। सो अब हमारे पास बेसिकली ये इमेजेस आ गई हैं थोड़ा सा सेंटर में, ठीक है। सो लेट्स हम इसकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ओके, बेसिकली टेक्स्ट अलाइन, जो हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा आएगा वो सेंटर करना था, तो हमारे पास ये इमेजेस आ गए, सही है। क्योंकि ये इमेजेस हमारे पास JPEG है, तो थोड़ा सा हमारे पास ये कलर, बैकग्राउंड कलर भी हमारे पास आएगा, ठीक है। एनीवे, हमने यहाँ पे अपनी देखा कि हम अपने डेटा को किस तरह स्ट्रक्चरली हम यहाँ पे शो कर सकते हैं टेबल की हेल्प से, और हम किस तरह अपनी इमेजेस वगैरह को सीक्वेंशियली हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, सही है। तो टेबल का खाली ये यूज़ नहीं है, हम वेबसाइट के, वेब पेजेस के बेसिकली लेआउट्स भी किसी ज़माने में हम टेबल्स की हेल्प से ही बनाते थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारा टॉपिक था लिंक्स का। इसी लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक हम जो बताना है वो है लिंक्स, कि HTML में अगर आपने कोई लिंक बनाना है, लेट्स से ये एप्पल पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू पेज ओपन होना चाहिए जो एप्पल का, जिसके ऊपर इमेजेस हो या एप्पल के बारे में कोई ब्लॉग लिखा हो। बनाना के ऊपर क्लिक करूँ तो बनाना कि हमारे पास कोई वेब पेज हो या दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो हमारे पास वहाँ पर स्विच करना चाहिए। तो ये जो हम एक पेज से दूसरे पेज पर स्विच करते हैं, ये बेसिकली हम लिंक्स, हाइपर लिंक्स के थ्रू हम स्विच करते हैं, सही है। नेविगेशन जिसे हम कहते हैं या नेविगेट करना कहते हैं, बेसिकली वो लिंक्स की हेल्प से करते हैं। लेट्स से हम एक लिंक बनाते हैं यहाँ पे, इसके लिए हमने यहाँ पे एक और पेज बनाना होगा। मैं न्यू पेज बनाता हूँ, सही है। और यहाँ पे बेसिक कोड हमारा यहीं से
टाइम सेविंग के लिए हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स इसका नेम हम रख देते हैं एप्पल। सही। एंड हेड का क्लोजिंग टैग ऐड करते हैं, बॉडी। इसमें हमें CSS की सच नीड नहीं है क्योंकि हमारा को सिर्फ डेमो देना है कि हम लिंक्स पे किस तरह पेजेस हमारे स्विच करते हैं या हमारे नेविगेट करते हैं। सही है, इसको हम सेव कर देते हैं लेट्स से एप्पल के नाम से, apple.html। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्पल H1 के अंदर। H1 में हम ऐड कर देते हैं एप्पल। सही है, ओके। यहाँ पे हम एप्पल की इमेज भी यहीं से कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास एड्रेस हमने दिया हुआ है तो हम यहाँ से एप्पल की इमेज को कॉपी कर लेते हैं कि हमारे इस पेज पे एप्पल लिखा हुआ है और नीचे इसकी इमेज आ जाए। सही है, और अब हम इसको सेव कर देते हैं। इस पेज का नेम है apple.html। अब हमने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करना है। लेट्स से पहले मैं नीचे लिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ अलग से, फिर इस इमेज का लिंक हम क्रिएट करेंगे। लेट्स से यहाँ पे लिंक क्रिएट करने के लिए जो हमें चाहिए होता है टैग, वो होता है एंकर टैग। तो हम यहाँ पे ए टैग, जिसे हम कहते हैं एंकर टैग, href मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस क्या है, उस पेज का एड्रेस या पाथ क्या है। तो हम इन्वर्टेड कॉमा में बताएंगे हमारे पेज का नाम या जो पाथ है वो है ये वाला। उस पेज का जो नेम है वो है apple.html, apple.html। सही है, एंड यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे। और यहाँ पे अब हमने ये भी हमारा एक एलिमेंट है, कंटेनर एलिमेंट है, इसका भी ऑन एंड ऑफ टैग होता है। सही है, और यहाँ पे बेसिकली अब हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हमें शो करवाना होता है अपने लिंक पे। सही है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर। सही है, मोर इन्फो। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेव कर देते हैं इस पेज को भी और इस पेज को भी। अब हम यहाँ पे ब्राउज़र पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास एप्पल के साथ लिखा हुआ आ गया मोर इन्फो का एक लिंक। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो दूसरा पेज हमने बनाया था एप्पल का वो ओपन हो गया। सही है, इसी तरह हम और पेजेस बना लेते हैं जल्दी से। इसके लिए हम इसी को सेव एज कर देते हैं लेट्स से मैंगो के नेम से, mango.html। एंड यहाँ पे हमें इसकी इमेज की जगह हम मैंगो की इमेज ऐड कर देते हैं। लेट्स से ये वाली इमेज है हमारी मैंगो की। इमेज का पूरा टैग आपने कॉपी करना है यहाँ तक, एंड यहाँ पे लिख देते हैं मैंगो। सेव किया, यहाँ पे भी आपने सेव करना है। ओके, यहाँ पे हमने लिंक नहीं बनाया, सो हमने यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेना। ये वाले लिंक को कॉपी करेंगे। बेसिकली हमने लिंक में लिंक ऐड करने के लिए हमें लिखना क्या क्या होता है वो मैं फिर से लिख के आपको बता देता हूँ। ए मतलब एंकर टैग, एच रेफरेंस हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस जो है हमारा वो है हमारे पेज का नेम जो है वो है mango.html। कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं मोर इन्फो। सही है, क्लोजिंग टैग। सही है, सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सही है, सो मैंगो का भी हमारे पास यहाँ पे लिंक बना हुआ आ गया, क्रिएट हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैंगो की इमेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं लेट्स से कि ये हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट ना आए। सही है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ शो ना हो। हम इमेज पे क्लिक करें तो एप्पल की इमेज एप्पल का पेज ओपन हो जाए, या मैंगो पे क्लिक करें तो मैंगो का पेज ओपन हो जाए। सही है, हम अपनी इमेज को एज अ लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। सो इसमें हमें सिंपल ये करना होगा कि हमने यहाँ पे जो लिंक क्रिएट किया है, यहाँ मोर इन्फो को की जगह हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे अपनी इमेज का जो पूरा टैग है इसको कट करके अपने एंकर टैग के अंदर पेस्ट कर देते हैं। मतलब ऑन टैग के
एंड ऑफ टैग के बिटवीन में, सही है। ऑन टैग को क्लोज किया जिसमें हमने एड्रेस दिया है, और ऑफ टैग है हमारा, इसके बीच में हमने इमेज टैग को ऐड कर दिया जिसमें हमने अपने मैंगो की इमेज को कॉल किया था, ठीक है। अब हम रिफ्रेश करेंगे। तो अब यहाँ पे मेरे पास कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है आ रहा मोर इन्फो। अब मैं सिर्फ मैंगो पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मैंगो की इमेज ओपन हो जाएगी और मैंगो का वेब पेज ओपन हो जाएगा। सो इसी तरह हम एप्पल को भी कर लेते हैं। मोर इन्फो की जगह हम ये जो इमेज टैग है हमारा इसको कट करते हैं और यहाँ पे मोर इन्फो की जगह रिप्लेस कर देते हैं, सही। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास नॉर्मल इमेज है। इन इमेजेस पे हमारे पास हैंड शो नहीं हो रहा बना हुआ, मतलब ये लिंक नहीं है, सही है। लेकिन अगर इस इमेज के ऊपर हूवर करूँ, माउस को ऊपर लेकर आऊँ तो हमारे पास एक हैंड बना हुआ शो हो रहा है। लेट से अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे पास एप्पल का वेब पेज ओपन हो गया, सही है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, सही है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।